आगे कंटिन्यू करते हैं एनएलएम अपना। अच्छा, लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा कैलकुलेटिव एरर रह गया हो गया था कि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था वहाँ पर। उस क्वेश्चन देखो हमने क्या लिखा था, इसका एक्सेलरेशन ए माना था और इसका कितना माना था 2a। इक्वेशन लिखने में मैंने ये सब कुछ तो सही था। इसमें इक्वेशन क्या आएगी 80 माइनस 2t इज इक्वल टू 8 इंटू ए, और ये इक्वेशन क्या होगी t माइनस 12 इज इक्वल टू 2a इंटू 2, और इसका मास तो 2 kg है ना, तो मैंने यहाँ पर मास तो लिया था और यहाँ 2a लिखना भूल गया था बस। ठीक है, फर्दर इस इक्वेशन को हमने 1 बोला था, इस इक्वेशन को 2 बोला था और उसे मल्टीप्लाई बाई 2 किया था, तो क्या हो जाएगा 8a, और ये कितना हो जाएगा 2t माइनस 12 इज इक्वल टू 8a। इससे चला जाएगा नहीं, ये 24 हो जाएगा ना, फिर कैलकुलेशन एरर होना चाह रही थी। चलो तो ये कितना हो जाएगा 56 16a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसका एक्सेलरेशन का आंसर होगा। अब a आ गया तो ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। कोई आपसे 2 kg का एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या करोगे 56/16 इंटू 2 कर दोगे। कोई आपसे बोले कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, इस वाली स्ट्रिंग में क्या टेंशन है, तो आप बोलोगे इसमें t था, तो t कैसे कैलकुलेट करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो आपके पास t आ जाएगा। तो इस वाली स्ट्रिंग में ये टेंशन आ जाएगा। कोई पूछे इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू कितना है 2t, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है कैसे सॉल्व करना है। चलो, तो पुली के क्वेश्चन हमने काफी सारे कर लिए। अब एक इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, आप इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, करेक्ट कर लो इसको। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो इसके ऊपर, टाइप ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम का मतलब क्या है, जैसे कई बुक्स में लिखा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप चाहो तो लिख सकते हो टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पूरा नाम होता है, मैंने सिर्फ फ्रेम लिख दिया, तो आप पूरा नाम भी नोट कर सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है जिस जगह का आप रेफरेंस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो हमारा क्या है कि जैसे हमने सारे फ्रेम क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी कन्वर्ट करने को, सब भी बताऊंगा, बट थोड़ा पहले फील करें। हमारे पास हमेशा 2 टाइप के फ्रेम रहा करें। कौन कौन से, पहले आप फ्रेम के नाम नोट कर लो कि जितने भी हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनको हम 2 पार्ट में कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम एंड सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिनमें वो फ्रेम या तो रेस्ट पर हो या फिर उनका स्पीड कांस्टेंट हो, और मतलब रेस्ट पर हो, स्पीड कांस्टेंट हो। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब सिंपली है कि उनका एक्सेलरेशन क्या है 0, मतलब एक्सेलरेशन ना हो उनके पास। और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से, नॉन इनर्शियल फ्रेम वो हैं जिनके पास एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, मतलब जिनके पास एक्सेलरेशन है। तो हम फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड करें। फ्रेम का मतलब मैं समझ गए आप लोग कि आप क्वेश्चन को किस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो। अभी मत सोचना कि सर हम हर बार तो क्वेश्चन को अर्थ से ही ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। मेजर बात क्या है कि हमें सबसे पहले डिस्कस करना था टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि आप किस जगह पर बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बैठने से मेरा मतलब है नहीं कि हम कहाँ भी बैठे हुए हैं, हमारा बैठने से मतलब है कि आप किस फ्रेम को एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। इज दैट क्लियर? ओके, तो उसके बेसिस पे हम फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होंगे जिनका स्पीड कांस्टेंट हो, रेस्ट पर हो, इन शॉर्ट एक्सेलरेशन 0 हो। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसे होंगे जिनका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। ठीक है, अब इसकी यूटिलिटी क्या है, जरूरत क्यों पड़ी और इनका क्या क्या यूज है, वो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो पहले फील करते हैं जरूरत क्या है।
आराम से केवल आज यही टॉपिक कराऊंगा मैं। ये आपका एक गाड़ी था और इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर मान लो बी बैठा हुआ था, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर था यहां पर, इसके पैरेलल, है ना, साइड में कहीं खड़ा हुआ था यहां पर, ये ए था। और हमारा जो फ्रेम था, ये बेसिकली जो गाड़ी थी, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, ठीक है, और ये ब्लॉक यहां रखा हुआ है। ब्लॉक का कुछ मास ले लो 1 kg। अच्छा, आपको एक बात तो समझ में आती होगी, जैसे मान लो आप इस रूम में बैठे हुए हो, है ना, और ये रूम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन से चलने लगे, तो आप चारों तरफ से पैक है एकदम, तो आपको एहसास ही नहीं होगा, अच्छा कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप मूव कर रहे हो। आपको तो लगेगा, आप तो देखो मोशन का फील कब आता है, जब हम रिलेटिवली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो आप ध्यान समझना, फील करना, आप एक बाइक पे बैठे हुए हो और दूसरे बाइक पर भी कोई बैठा हुआ है, और दोनों लोग एक दूसरे को देखें और आसपास कहीं कोई ध्यान नहीं है, ठीक है, और कोई एयर का ड्रैग नहीं, कुछ भी नहीं है, और दोनों चल रहे हैं, तो दोनों जब एक दूसरे को देखेंगे तो कैसे लगेगा कि दोनों चल रहे हैं, या एक दूसरे को देखेंगे तो यार रेस्ट पर लगेंगे। मोशन तब फील आएगा जब एक आगे एक पीछे, मतलब दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से बाइक चलाए, तब उन्हें लगेगा यार एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है। तो लॉजिकली एक बात सोचो, आप जिस फ्रेम में होते हो, जैसे आप सिंपल उतना दूर क्यों जा रहे हैं, आप सिंपल अर्थ मूव कर रही है, रेस्ट पर है, कई लोग नीचे देख रहे हैं, रेस्ट पर है, मूव कर रही है रियलिटी। आप मून पे बैठ के देखो तो आपको अर्थ कैसा दिखाई देगा, कि मूव करते हुए दिखाई देगा, बट हम तो अर्थ पर ही है ना, तो अर्थ को देखो तो मूव करते हुए तो नहीं दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही, रेस्ट पर दिख रही है। बेसिकली आप जिस फ्रेम पर होते हो ना, फ्रेम कैसा दिखाई देता है, रेस्ट पर, आप उसी का पार्ट हो। तो हमने एक बात सोची, जब, और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब ये गाड़ी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे चली, तो ये ब्लॉक कहां जाएगा, सिर्फ ब्लॉक के बारे में सोचो। ब्लॉक पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब हम एक बॉडी पर ऐसे रखें और ये नीचे एक मान लो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के खींचा जाए ऐसे, तो मार्कर भी साथ साथ चलने की कोशिश करता है, तब जब फ्रिक्शन हो, क्योंकि इसको फ्रिक्शन आगे ले जाएगा। अब सोचो, इन दोनों सरफेस के बीच में खूब सारा ऑयलिंग ग्रीसिंग करके फ्रिक्शन 0 कर दिया मार्कर और सरफेस के बीच में, और इस पे ऐसे रख दिया, और मैं इस सरफेस को पकड़ के ऐसे खींचूं, तो मार्कर तो अपनी जगह पर ही रहेगा, ये सरफेस आगे चलती जाएगी, ये वहीं रहेगा, क्योंकि इसको चलाने वाला कोई है नहीं। सोचिए न्यूटन के लॉ से इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पर कोई है ही नहीं, और जब तो कोई फोर्स नहीं, चल ही नहीं सकता ये, क्लियर है। अच्छा, जब मैंने पर्सन ए से पूछा, मैंने पर्सन ए ने आंसर दिया, ये कैसे, ये कहां पर है, ये ग्राउंड पे बैठा हुआ है, कौन, अपना पर्सन, ग्राउंड मतलब इनर्शियल फ्रेम। अब ध्यान समझना बात को, इनर्शियल फ्रेम क्यों, क्योंकि ग्राउंड की स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेट तो नहीं हो रही, और हमारे लिए तो ग्राउंड कैसे कंडीशन में, रेस्ट पर, तो ये फ्रेम कैसा हुआ, इनर्शियल फ्रेम हुआ। तो हमने ए से पूछा कि ए इस 1 kg पर कितना फोर्स लग रहा है, इसने कोई फोर्स है ही नहीं, इसे फिजिक्स आती है, कोई फोर्स नहीं। तो अपने जो 1 kg जा कहाँ रहा है, उसने कहीं नहीं जा रहा सर, 1 kg तो अपनी जगह ही है, ट्रक आगे जा रहा है। मैं सेटिस्फाई हुआ इसके आंसर से, इसने क्योंकि न्यूटन का लॉ पढ़ रखा था, इसने लॉजिक लगाया कि ब्लॉक ए पर कोई फोर्स नहीं। मैंने कहा न्यूटन के लॉ का जस्टिफिकेशन दो, उसने कहा देखो सर, किसी भी बॉडी पे, वो बॉडी जो रेस्ट पर है, रेस्ट पर ही बनी रहेगी, जो चल रही है वो चलती रहेगी, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। मैंने पूछा क्या इस 1 kg ब्लॉक पर कोई फोर्स लग रहा है, इसने कहा नहीं लग रहा। तो मैंने पूछा क्या 1 kg ब्लॉक चल रहा है, उसने कहा नहीं चल रहा, तो लॉ वैलिड रहा। तो इसमें न्यूटन्स लॉ आर वैलिड, न्यूटन का बेसिकली सेकंड लॉ वैलिड रहा, क्लियर, वैलिड रहा। हमने जब इस बी से पूछा कि बी को भी फिजिक्स आती थी, मैंने बी से पूछा क्यों बी, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपको किस कंडीशन में दिखा, अभी किस कंडीशन में, जब ट्रक चला नहीं था, इसने कहा रेस्ट पर। ट्रक चला
और मैंने बी से पूछा कि बताओ 1 kg किस पर है, किस कंडीशन में, तो इसको 1 kg कैसा लगेगा सिर्फ ये सोच के बताओ। आप ट्रक पे बैठे हो, ट्रक पीछे चल दिया और ये ब्लॉक आपको कहाँ जाता नजर आएगा, आगे, क्योंकि आपके लिए ट्रक तो रेस्ट पर है। ध्यान समझे, ये वही बात है कि आप अर्थ पे बैठे हो तो अर्थ तो रेस्ट पर है, तो आप जिस ट्रक पे बैठे हुए ये इस बी के लिए ये वाला ट्रक किस कंडीशन में होगा, रेस्ट में। बट ये जब ब्लॉक को देखेंगे तो ब्लॉक कहाँ जाता हुआ नजर आएगा, इधर की साइड। रियलिटी में चल कौन रहा है, रियलिटी में ब्लॉक चल रहा है, ट्रक चल रहा है, बट इस पर्सन के लिए ट्रक तो रेस्ट पर है, इसको जाता हुआ कौन नजर आएगा, 1 kg ब्लॉक। तो मैंने इससे पूछा कि 1 kg ब्लॉक चल रहा है, इसने कहा हाँ सर मेरे लिए तो चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं कहा यार यहाँ तो लॉ वैलिड ही नहीं हो रहा। उसने पूछा क्यों, मैंने बताया इसलिए वैलिड नहीं हो रहा कि इस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। इसने कहा हाँ सर नहीं। मैंने कहा ये पहले रेस्ट पर था, इसने कहा बिल्कुल रेस्ट पर था। तो मैंने कहा जब तक कोई बॉडी रेस्ट पर थी और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो वो चल ही नहीं सकती न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग। इसने कहा बात तो सही है। तो रियलिटी में फिर हमें समझ में आ गया कि न्यूटन के लॉ यहाँ वैलिड नहीं है और लॉ तो वैलिड होना चाहिए। तो हमने फिर क्या किया, फ्रेम बनाए। इसको इसके लिए वैलिड था, हाँ, तो ऐसे फ्रेम को क्या बोल दिया, इनर्शियल फ्रेम। ऐसे फ्रेम जो किसी एक्सेलरेशन से चल रहे थे उनको बोल दिया हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो रहे थे। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो हमने ये बात समझ में आई। दो बातें समझ में आनी चाहिए, एक तो इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं। इसमें न्यूटन के लॉ वैलिड होते हैं, इसमें न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते। मैंने विद एग्जांपल आपको समझा दी क्यों वैलिड नहीं होते। ठीक, अब साइंटिस्टों के सामने परेशानी ये थी कि इन्होंने तो लॉ वैलिड करना था, ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ वैलिड है यहाँ वैलिड नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज को वैलिड करने के लिए कि हम कहीं पर भी हों, इनर्शियल फ्रेम में हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, हम न्यूटन के लॉ अप्लाई करना ही चाहते हैं क्योंकि हमें बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। तो न्यूटन्स के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वैलिड कराने के लिए एक नए फोर्स को एज्यूम किया गया। उस फोर्स को नाम दिया गया सूडो फोर्स। नाम से ही पता चला रियलिटी में ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। हम अच्छे समझ लो, रियलिटी में ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने इस फोर्स को सिर्फ इसलिए एज्यूम किया सो दैट कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई कर पाए और ऐसी सिचुएशन को जस्टिफाई कर पाए। हम इस बी को आंसर कर पाए कि भैया बी ये 1 kg का ब्लॉक इधर क्यों जा रहा है। क्लियर है? इस चीज के लिए एक नए फोर्स का फिजिक्स में ऐड किया गया, दैट फोर्स इज नोन एज सूडो फोर्स। तो आप ये सारी चीजें लिखो और फिर ये लिखना कि सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या रिक्वायरमेंट है? सो रिक्वायरमेंट ऑफ सूडो फोर्स, ऐसे लिख देना, रिक्वायरमेंट ऑफ सूडो फोर्स डैश करके लिख देना, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? चलो, अब क्या है सूडो फोर्स, ध्यान समझते हैं। इसको नोट कर लो, पहले थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। पी साइलेंट है भी। सूडो फोर्स, ये जो सूडो फोर्स होता है, इस सूडो फोर्स का देखो, फोर्स के 3 बातें समझाई थी मैंने। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और कहाँ लगेगा। तो तीनों चीजें समझ लेते हैं। सूडो फोर्स जो होगा, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, है ना। जिस बॉडी के लिए बात कर रहे हैं उस बॉडी का मास, और जिस फ्रेम में आप हो, जिस फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन। क्लियर? डायरेक्शन होती है अपोजिट टू एक्सेलरेशन, अपोजिट टू एक्सेलरेशन। और थर्ड पॉइंट, किस पर लगेगा? मेरे पे, आप पे नहीं लगना है। जिस बॉडी की बात की जा रही है ना उस बॉडी पे लगता है। तो किस बॉडी की बात की जा रही है? 1 kg, तो 1 kg पे लगेगा। ठीक, ये तीनों चीजों को बताने के बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये तीनों चीजें पहले आप नोट कर लो। और इससे हम क्या कर पाएंगे, जब ये तीनों चीजें हम एक, पहली बात सूडो फोर्स क्लियर है, रिक्वायरमेंट क्लियर है,
अब देखो, अब मैंने इससे पूछा 1 kg बी से, बी सारी सिचुएशन में था, फंसा हुआ था। मैंने कहा बी यार एक काम करो, अगर आप क्या अप्लाई करके ये सारी चीज़ बता रहे हैं, न्यूटन के लॉ। मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक तो ऐसे फ्रेम पे बैठे हुए हो जो एक्सेलरेटेड है। तो इसने कहा क्या करें, उसने कहा अगर आप ऐसे फ्रेम में बैठे हुए जो एक्सेलरेटेड है तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स मानना पड़ेगा। एक्स्ट्रा होगा हमेशा, कब, जब आप ऐसे फ्रेम से बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो एक्सेलरेटेड है। इसमें ठीक है सर, बात मान लेते हैं आपको। तो इसने बताया कि आपको एक ऐसा फोर्स एज्यूम करना पड़ेगा जिसको मैंने नाम दिया सूडो फोर्स, और उसकी 3 क्वालिटी हैं, 1, 2 और 3। इसने कहा तीनों मान लेता हूँ सर। तो इसने कहा कि क्या करें, मैंने कहा फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा आपको, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास 1 और एक्सेलरेशन 2। डायरेक्शन एक्सेलरेशन इधर आ रहा था तो आपको एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा, सॉरी फोर्स मानना पड़ेगा अपोजिट, और लगेगा कहाँ, बॉडी पर। तो इस पर फोर्स लगेगा 1 × 2 न्यूटन, इतना फोर्स मानना पड़ेगा। अब क्या ये फोर्स एफ सूडो, ये फोर्स ग्राउंड वाले के लिए नहीं, ग्राउंड वाले के लिए नहीं ये सारी चीजें, इसके लिए तो, इसके तो फंडे एकदम क्लियर है, इसमें तो वैलिड हो ही रहा था। इस बी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये चीज मानी। अब बी से मैंने बोला कि देखो आपने लगा लिया सूडो फोर्स, इनका हाँ, बोले अब न्यूटन का लॉ सोचो। बोले सर सोच के देखते हैं। तो इसके लिए पहले ये क्या था, रेस्ट पर था, बाद में ये चला क्योंकि इसके लिए एक फोर्स आ गया, दैट इज नोन एज सूडो फोर्स। तो एक बॉडी पर फोर्स लगा सूडो फोर्स, तो उसकी वजह से इसके लिए ये चलने लगी। क्लियर है कैसे बैलेंस किया गया चीजों को, कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो फिर भी आप चीजों को न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके आंसर लाना चाहते हो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा सूडो फोर्स, और उस फोर्स को अप्लाई करते ही आपके न्यूटन्स के जो लॉ थे वो वैलिड होने लगे। ठीक है, चलो तो आप इस चीज को नोट कर लो और अच्छे से 2-4-5 लाइन नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, सूडो फोर्स आ गया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, मोशन इन द लिफ्ट। लिफ्ट में देखो 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं। पहले समझते हैं हम क्वेश्चन क्या वैरायटी पढ़ने वाले हैं। आई होप लिफ्ट में सभी लोग गए हैं, है ना। ऐसे एक वेइंग मशीन ली और आप लिफ्ट में वेइंग मशीन, वही अपनी वेट मेजर करने वाली मशीन, और ये आपकी लिफ्ट हो गई और आप इसके अंदर बैठे हुए हो। अगर मैं लिफ्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चलाता हूं और इसकी कुछ रीडिंग लेता हूं, सेकंड केस, पहले ये ए बी, ये किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है और इसके नीचे भी वेइंग मशीन लगा हुआ है। और थर्ड केस, इसमें लिफ्ट ऊपर की जगह ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है और पर्सन यहीं बैठा हुआ है और वेइंग मशीन है। ये 3 सिनेरियो है अपने सामने, है ना। ठीक, और इन तीनों केस में हमने वेइंग मशीन का रीडिंग लिया। तो पहला तो क्वेश्चन ये मुझे बताओगे आप, ये असाइनमेंट है, सोचना है, सॉल्व नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि सॉल्व करोगे तो गलतियां होंगी आपसे, फिर कंफ्यूजन होगा। आपको सिर्फ फील करना है चीज़ों को, जो मैं पूछूं उसका आंसर। अच्छा, वेइंग मशीन आपका वेट कैसे दिखाती है, क्या उसमें ऐसा समझो कि कुछ ऐसा लगा होता है। तो वेइंग मशीन को किससे मतलब होता है, आपके वेट से मतलब होता है या उस पर कितना फोर्स लग रहा है उससे मतलब होता है। रियलिटी जब आप वेइंग मशीन के प्लेटफॉर्म को दबाते हो ना, बैठ खड़े होकर जब प्रेस करते हो तो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन ही एक तरह का रीडिंग है आपके वेट का, ये समझ लो आप। ठीक है, सिंपल समझ वेइंग मशीन कैसे रीडिंग करती है आपका वेट। आप उस पर खड़े होते हो, आप न्यूटन का ही लॉ है, आपने उस पर फोर्स लगाया वेइंग मशीन के प्लेटफॉर्म पर, उस फोर्स के अगेंस्ट में उसने एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट किया, वो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू ही आपका वेट है। ठीक है, खुद सोचो 2 पर्सन एक साथ खड़े हो जाएं तो वेइंग मशीन क्या मना कर देगी, नहीं 2 लोगों का वेट है हम एक साथ मेजर नहीं करेंगे, वो तो टोटल वैल्यू दे देगी। तो उसे, या एक बात समझो आप कि एक पर्सन का वेट है 70 kg, वो जाके 70 kg पूरे वेट से खड़ा हो गया, तो उसने उसके अकॉर्डिंग वेट दिखा। एक ऊपर स्ट्रिंग बांध के उसने एक पैर से वेइंग मशीन पर वेट लगाया,
तो वेइंग मशीन क्या बताएगी कि ये पर्सन जो है वो एक पैर से वेट लगा रहा है, तो एक लेग से वेट इतना है, ऐसा तो नहीं करेगी, वो सिंपली रीडिंग बताती है। तो वेइंग मशीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पर्सन उसके ऊपर है, आधा है, ऊपर है, ये वो, किसी बात से उसे फर्क पड़ता है कि कितना फोर्स उस पर लग रहा है, उसका वैल्यू ये है, दिस इज द रीडिंग। तो वेइंग मशीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, ये एक्सेलरेशन चल रहा है, ये नीचे जा रहा है, वो तो सिर्फ एक बात समझती है कि कितना उस पर फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको रीडिंग देगी। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि इन तीनों केस में जो रीडिंग आएगी वो सेम आएगी, डिफरेंट आएगी, तीनों केस में रीडिंग क्या क्या आ सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन असाइनमेंट सिर्फ एनालिसिस करें और नेट वेट से कहीं नहीं पढ़ना, पता नहीं क्या क्या मिलेगा आपको बेकार चीजें। सिर्फ इमेजिन करो, जितना खुद से इमेजिन करोगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में उतना ही